हेलो गाइस, वेलकम टू फिदेस्ट्रो वंस अगेन। तो आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मोशन इन अ प्लेन के ऊपर आ गए हैं। मोशन इन अ प्लेन का मतलब 2D मोशन, मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक्स सीखेंगे। उसके बाद इस लेक्चर को और लेक्चर्स के साथ आगे बढ़ते बढ़ते इस सेक्शन को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, यानी कि मोशन इन अ प्लेन को हम पूरी तरह मास्टर कर लेंगे। चलिए आपको करना क्या है, तो ये तो अभी हमारा थियरी वाला वीडियो है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे आएंगे डेरिवेशंस, जो मैं आपसे कहूँगा आप वहाँ पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स बताऊंगा एंड इसके बेसिक्स को आज क्लियर कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आता है, जो कि गैलीलियो की स्टेटमेंट है। अब गैलीलियो ने हमसे क्या कहा, गैलीलियो ने कहा कि मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब चलिए इसको समझने से पहले 1D 2D का एक ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक रस्सी है एंड अगर आपको इस पर चलने को बोल दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर आगे जा सकते हो या पीछे जा सकते हो। मतलब आप एक ही तरह की मोशन को रेप्लिकेट कर सकते हो। हालांकि इसमें आगे पीछे वाला पार्ट है, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी वो तो मतलब रस्सी पे ही रहेगी। आप ना इधर कहीं जा सकते हो ना इधर कहीं जा सकते हो। आपको बस एक रस्सी दे दी गई है एंड इस पर आपको आगे जाना है, इस पर पीछे आना है। सो बस आपको इतना करना है। अब 2D मोशन का मतलब ये हुआ कि आप इसको बेसिकली ऐसे समझो कि कभी भी हमारे जो लाइंस मतलब 2D 1D ये हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं आपस से। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि आप एक यहाँ पे मान लो एक प्लेन है, प्लेन का मतलब आप कागज़ मान सकते हो, कागज़ का टुकड़ा जिसकी जो मोटाई हो, थिकनेस एकदम ना के बराबर रहे। तो ये क्या हो गई, उसकी लंबाई हो गई एंड ये हो गई उसकी चौड़ाई। तो आप देख सकते हो उसके दो दो डायमेंशन है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक रस्सी थी, उसकी तो बस एक ही डायमेंशन है, आगे या पीछे जाओ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास लंबाई है एंड यहाँ पे चौड़ाई है, तो इसके हमारे पास दो दो डायमेंशन हो गई। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक चींटी को छोड़ दूँ तो वो केवल आगे या पीछे आ सकती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चींटी को छोड़ दूँ तो आगे पीछे के अलावा ऊपर या फिर नीचे भी आ सकती हो। तो इसके पास बेसिकली दो रास्ते हो गए। एंड यहीं पे अगर मैं एक मक्खी को छोड़ दूँ तो आगे भी जा सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है एंड हवा में भी आ सकती है। आप समझो, मतलब ये देखिए आप ऐसे है तो आगे गई, इधर आई एंड हवा में भी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन तीन डायमेंशन आ गए जिससे हम 3D बोलेंगे। एंड यहाँ पे लेकिन हमारे पास एक प्लेन है, तो एक चींटी जाते तो क्या कर सकती है, आगे जा सकती है एंड यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकती है। अब ये ऊपर हवा में तो उड़ेगी नहीं, तो इसका मतलब 2D मोशन को रेप्लिकेट कर रहा है। तो हमारे पास होती है बेसिक डेफिनेशन कि 2D होता क्या है, मतलब उसका एक ओवरव्यू हमने ले लिया। अब चलिए गैलीलियो की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो गैलीलियो ने क्या बोला कि मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब इसको चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो गैलीलियो ने बोला कि मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है, मैंने इस बॉल को u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे जैसा कि हम जानते हैं। एक हमारे पास हो जाएगा u cos थीटा एंड एक हो जाएगा u sin थीटा। अब गैलीलियो का कहने का मतलब ये था कि सिंस ये दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इस डायरेक्शन में जिसे हम एक्स डायरेक्शन बोलेंगे, कोई भी चीज़ होगी तो उसका जो असर होगा, इफेक्ट, वो वाई डायरेक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। एंड वाई डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज़ होगी, मान लेते हैं आप इतनी कुछ चीज़ें हुई, तो उसका एक्स डायरेक्शन में कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि मान लेते हैं यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो मतलब कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कुछ हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन वाई डायरेक्शन में तो हम जानते हैं कि गेंद को अगर ऊपर फेंकें तो हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता रहेगा। तो यहाँ पे माइनस साइन हम दिखाएंगे क्योंकि ग्रेविटी, खैर यहाँ पे डायरेक्शन तो हमने दिखा दिए तो माइनस शो करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो हो जाएगा वो आपका -g है एंड एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो है वो आपका 0 है। अब इसको अलग पेज पे और अच्छे से समझते हैं कि जैसा कि अभी आपको मैंने ओवरव्यू तो दे ही दिया है कि मोशन अगर इन दोनों डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे इन दोनों डायरेक्शन का आपस में कोई दूसरे के ऊपर असर नहीं मिलेगा। वाई में जो होगा वो केवल वाई के टर्म्स में असर देखने को मिलेगा और एक्स में जो होगा वो केवल एक्स पे। वाई का ना एक्स पे कोई असर है एंड एक्स का ना कोई वाई पे असर है, जब तक हमारे बीच उसके कोई स्पेसिफिक रिलेशन ना दी हो। मतलब कोई वो स्पेशल केस हो जाता है, जैसे अब किसी क्वेश्चन में आपको कोई स्पेसिफिक रिलेशन दे दी तो y इज इक्वल्स टू 2x, तो आपको तो दोनों डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी, पर वो जैसे क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। अभी जो हमारे पास नॉर्मल थियरी है उसमें हमने क्या सीखा कि अकॉर्डिंग टू गैलीलियो कोई भी दो परपेंडिकुलर मोशन हो रहे हैं तो उनका एक दूसरे पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे हमने इसको रेप्लिकेट भी कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए गाइस, गैलीलियो ने जो भी हमें बताया, अब उसको नेक्स्ट पेज पे जो कि हमारे पास यहाँ पे है उसको और अच्छे से समझते हैं। एंड ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का क्या केस है इसको भी अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है एंड इस बॉल को मैंने u स्पीड से थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल पे फेंक दिया। तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे वेलोसिटी के, इस डायरेक्शन में u cos थीटा एंड इस डायरेक्शन में u sin थीटा। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए। अब चलिए हमारे पास y डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसकी यहाँ पे स्टडी करते हैं एंड x डायरेक्शन में जो हमारे पास मोशन हो रहा है उसकी यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो चलिए, x डायरेक्शन में हमारी जो इनिशियल स्पीड कितनी है वो है u cos थीटा। एंड आपको समझ तो आ ही रहा होगा मैं अलग अलग क्यों दोनों की स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि x एंड y डायरेक्शन हमारे पास जब कंपोनेंट आ गए हैं तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की अलग अलग स्टडी करेंगे एंड यही अब तक हमने सीखा है। तो चलिए, y डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो y डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u sin थीटा। तो यहाँ पे u sin थीटा बेसिकली पुट कर दे रहे हैं। ओके, x डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ax अगर हम यहाँ पे लिखे तो एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे सिंपली 0 लिखेंगे। बट y डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रही है एंड सिंस बॉल को ऊपर फेंका है तो ये तो ऊपर की तरफ इसका है एंड इसको अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन माने तो हमें ग्रेविटी को -g के साथ यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अब क्या करना है, तीनों अपनी इक्वेशंस लिख देते हैं x एंड y के अलग अलग टर्म्स में। तो सबसे पहले वेलोसिटी एट एनी पॉइंट vx इज इक्वल्स टू ux प्लस at होगा ax इंटू टी। अब सिंपली यहाँ पे ux की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो vx इज इक्वल्स टू ux तो हमारा u cos थीटा हो गया एंड ax इंटू टी। तो जैसा कि आप देख सकते हो ax तो यहाँ पे 0 है तो ये टर्म बेसिकली 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे vx हमारे पास u cos थीटा आ गया। दूसरा sx इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो sx जो हो जाएगा ux, तो x डायरेक्शन में u cos थीटा। टाइम तो हमारे पास चाहे x हो या y हो, भाई वो तो अलग होगा नहीं, टाइम तो टाइम है, उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है, तो टाइम है। प्लस यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन हमारी 0 है, तो ये टर्म भी हमारा 0 हो गया, ये 0, तो यहाँ पे बेसिकली 0। तो यहाँ पे xx जो हमारा हो जाएगा वो किसी भी टाइम t पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास ux cos थीटा है इंटू टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो जितनी डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो आ जाएगी। अब अपने तीसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, तो v स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू u स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू ए एस। तो यहाँ से v स्क्वायर एक्स आ जाएगा u स्क्वायर एक्स, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड सिंस हमारा एक्सेलरेशन फिर 0 है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा फिर 0 हो गया। तो यहाँ पे vx जो है वो फिर से दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर को उड़ा दें तो u cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने तीनों टर्म को x डायरेक्शन में तीनों इक्वेशन लिख दी है मोशन की। अब यहाँ से हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि आप देखो x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो कभी चेंज नहीं कर रही है। आप यहाँ देखो vx कांस्टेंट है, u cos थीटा ये कभी भी चेंज नहीं कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज कांस्टेंट एंड दूसरा हमारे पास जनरली x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इन दो टर्म को आप हमेशा याद रखिएगा एंड आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन अब आपको मैंने डिराइव करके दिखा दिया तो आप समझ गए होंगे कितना आसान है। अब हमारे पास y डायरेक्शन के मोशन को स्टडी करते हैं एंड वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी भी काम कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब y डायरेक्शन मोशन की स्टडी करते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो y डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, तो यहाँ सिंपली u sin थीटा पुट करेंगे। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ y डायरेक्शन में लगी रही है, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन -g क्योंकि वो नीचे की तरफ है एंड हमने वेलोसिटी को ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ से, तो जाहिर सी बात है उसके साथ नेगेटिव साइन आने वाला है। अब तीनों फॉर्मूले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। सो vx इज इक्वल्स टू u sin थीटा प्लस at, सो प्लस at a की जगह हम क्या लिखेंगे g, तो -gt। सो हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे देखिए मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे vx में vy होगा ना क्योंकि हम y डायरेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे vy लिखेंगे। अब sy निकाल लेते हैं। सो sy होता है uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो यहाँ पे uy तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम तो हमारे पास t है किसी भी इंस्टेंट पे, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -g इंटू टी स्क्वायर। तो ये अपने पास पहला फॉर्मूला था, ये अपने पास दूसरा फॉर्मूला आ गया।
अब तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन हम इसे y के टर्म में लिख रहे हैं, y डायरेक्शन की तरफ, तो इसे लिखेंगे वी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस वाई। सो बेसिकली हमने अपने तीनों फार्मूलाज को पहला, दूसरा एंड तीसरा y डायरेक्शन में लिख लिया। एंड अगर आपको x डायरेक्शन फार्मूलाज याद हो तो उसमें वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट आ रही थी, बट यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा थी तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम के साथ वेलोसिटी हमेशा घटती जा रही है। अगर मैं टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड लूँ तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी अपने पास, वो आ जाएगी u sin थीटा माइनस जी। अगर टाइम की वैल्यू मैं 2 सेकेंड्स लूँ तो वेलोसिटी आपके पास सिंपली u sin थीटा माइनस 2g हो जाएगी। मतलब कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा घट रही है। अब इसको भैया थोड़ा अच्छे से समझाइए। तो अब इसको अगर हम अच्छे से थोड़ा समझें तो मान लेते हैं ये कुछ ऐसा है, केस क्या चल रहा है कि यहाँ पे आपने प्रोजेक्टाइल फेंका थीटा एंगल पे, एंड वो कुछ ऐसा रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाएगा। सो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप यहाँ ले लो, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे एंड यहाँ पे, तीनों जगह अगर मैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करूँ तो हमेशा कांस्टेंट है vx, इधर भी vx हमेशा कांस्टेंट है और इधर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब x डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है और वो किसके इक्वल है, u cos थीटा के इक्वल। यहाँ पे भी अपना u cos थीटा एंड यहाँ पे भी अपना u cos थीटा। लेकिन y डायरेक्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। y डायरेक्शन में जैसा कि आप देख सकते हो कि वेलोसिटी घट रही है समय के साथ। उसके बाद तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाने पे जो अपना हाईएस्ट पॉइंट है वेलोसिटी वी वाई से चालू होगी एंड यहाँ पे आके y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अगर मान लेते हैं इस तरफ अपनी इनिशियल वेलोसिटी वी वाई थी स्टार्टिंग में, जिसको हम u sin थीटा भी लिखते हैं पर अभी हम वी वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो पाथ होगा उसमें वेलोसिटी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी y डायरेक्शन में। एंड फिर यहाँ पे आप देखिए दोबारा यहाँ से यहाँ आने में जस्ट टकराने से ग्राउंड पे थोड़ा सा ऊपर, बस जस्ट थोड़ा सा ऊपर वेलोसिटी हमारी इस y डायरेक्शन में फिर से वी वाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ जाने में हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे पहले तो हमारी वेलोसिटी 0 हुई, उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट से फिर ज़मीन पे आने पे हमारी वेलोसिटी फिर बढ़ने लगी एंड उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर ग्राउंड से फिर हमारी वेलोसिटी वी वाई हो गई जो कि हमारे पास इनिशियली थी। सो यहाँ पे आप समझ गए कि मोशन चल कैसा रहा है, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट एंड वाई डायरेक्शन में घटना एंड बढ़ना। हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ है ही नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब कुछ हम बेसिक टर्म्स भी यहाँ जान लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा है नहीं। सो हमारे पास ये अगला पेज मैंने ले लिया है ताकि आपको कुछ और बेसिक टर्म्स बता पाऊँ। सो अगर मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल को छोड़ा u स्पीड से थीटा एंगल पे एंड ये कुछ ऐसे जा रहा है, इसका पाथ तो पैराबोलिक होगा। सो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है, ये जो हमारा पाथ होगा ये काफ़ी लिमिटेड होगा, ये काफ़ी बड़ा नहीं होगा। मतलब इसका y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एंड x डायरेक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी अगर ऊपर चला जाएगा तो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करने लगेगी, तो वो ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मिनिमम डिस्टेंस थोड़ा लिमिटेड डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। मतलब एक रेंज के अंदर आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ना पड़ेगा, ये लिमिटेड है। क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज करने लगेगी तो ग्रेविटेशन का चैप्टर बन जाएगा। और यहाँ पे हम ग्रेविटी क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हमारी ग्रेविटी कांस्टेंट है, बट अगर ग्रेविटी चेंज करने लगेगी तो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आ जाएगा एंड तब यहाँ पे पाथ भी अपना पैराबोलिक नहीं रह जाएगा, ये कोई और नॉर्मल सा या फिर कुछ भी पाथ हो सकता है। लेकिन हम एक बात क्लियर है कि वो पैराबोलिक पाथ हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये दो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम एक लिमिटेड रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल की स्टडी करते हैं एंड इसका पाथ पैराबोलिक तभी होता है जब वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशन ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहें। अब इसको कुछ अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि u स्पीड के साथ हमने एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे फेंका है एंड हाईएस्ट पॉइंट, तो इस पॉइंट को अगर हम h मैक्स से डिनोट करें तो ये अपने पास जो हाइट है, ये जो अपने पास हाइट है इस जिसको हम y से डिनोट कर रहे हैं, यही आपकी h मैक्सिमम हो जाएगी। एंड अगर ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ चला एंड यहाँ पे जाके गिर रहा है, ये यहाँ से चल रहा है एंड यहाँ पे जाके गिर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसी को हम रेंज बोलते हैं। सो अब हम बेसिकली इसको अच्छे से और समझ लेते हैं। अब अगले पेज पे मैं आपको और अच्छे से समझा रहा। सो गाइस अब हमारे पास आ गया टाइम ऑफ एसेंट। भैया ये टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, तो चलिए 2 मिनट में समझते हैं। बेसिकली अब मैं जल्दी इसको कर रहा हूँ, रैप अप करेंगे इसको।
यू एंड थीटा एंगल पे फेंका, ये अपने पास कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ में गया। तो ये जो अपनी मैक्सिमम हाइट है, ये यहीं कहीं मैक्सिमम हाइट अपनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से एच मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो अपने पास टाइम आता है उसी को टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। एंड मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे आने में जो अपने पास टाइम आता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट होता क्या है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे अपना टाइम ऑफ एसेंट एंड लोएस्ट फिर से हाईएस्ट से नीचे आने पे अपना टाइम ऑफ डिसेंट। तो चलिए टाइम ऑफ एसेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट को अब हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बेसिक बात जो आपको बताना चाहूँगा, एक हिंट, कि यहाँ पे एच मैक्सिमम पे आपकी वैल्यू की जो होती है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी की, वो जीरो हो जाती है। एंड हम एक्स एंड वाई डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करके अलग अलग इक्वेशन लगाएंगे, तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा। अब इसको आप अच्छे से सॉल्व करके टाइम ऑफ एसेंट निकालिएगा। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सिंस अब हमारे पास क्या चीज़ है, मैक्सिमम हाइट तक हमें अपना टाइम ऑफ एसेंट मिलेगा, तो वहाँ पे हमारे पास एक ही चीज़ केवल है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि वी वाई ज़ीरो हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे। अब चलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वी वाई की इक्वेशन लिखते हैं। सो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी। एंड अभी मैंने आपको ये लिख के दिखाया कि वाई डायरेक्शन में तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी जीरो यू साइन थीटा एंड एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी। एंड वी वाई अपना ज़ीरो हो जाएगा, सो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम निकल के आएगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी, एंड इसी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो आप देख सकते हो कितना आसानी से हमने टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट कर लिया, काफ़ी आसान था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो है अपना टाइम ऑफ डिसेंट। सो टाइम ऑफ डिसेंट, अब मैंने आपको बताया ही टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होगा, क्योंकि एक बार वहाँ से आप ऊपर गए एंड वहाँ से फिर नीचे आए तो दोनों इक्वल ही होगा। तो अभी हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट जो था वो टाइम ऑफ डिसेंट की इक्वल ही होगा, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि भैया वो ऊपर गया तो वहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन थी, तो टाइम ऑफ डिसेंट के साथ आपको नेगेटिव साइन लेना चाहिए ना भाई। ये कोई टाइम है, ये कोई स्केलर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव। या फिर टाइम कभी आपने सुना है जाओ तुम -3 सेकंड में काम करो, ये कोई बात होती है? हमेशा पॉजिटिव ही टाइम लोगे ना। तो यहाँ पे यू साइन थीटा अपॉन जी, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, एंड यहाँ से काफ़ी आसान होने वाला है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हम टोटल फ्लाइट भी कहते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता क्या है? सो टाइम ऑफ एसेंट जो कि हमारा बेसिकली, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, यू थीटा एंगल पे फेंका, ये कुछ ऐसे जाएगा। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक जो हमें टाइम लगेगा उसे हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, एंड ये अपनी एच मैक्सिमम है। एंड यहाँ से यहाँ जो टाइम लगेगा इसी को हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। सो अब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, ऐड कर दूँ, तो यही तो हमारे पास टोटल टाइम आएगा। यहाँ पे इसके अलावा तो कोई टाइम लग नहीं रहा है। एक बार यहाँ से हाइट मैक्सिमम चलिए एंड फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आए, तो ये अपना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। एंड सिंस ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी, एंड ये अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, एंड ये अपने पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपने देखा कितनी आसानी से मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, तो ये 2u साइन थीटा अपॉन जी, जहाँ पे u अपनी इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा क्या है, एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आसानी से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया। अब अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार इसको फिर अब डिराइव करने की ज़रूरत है। आप इसको डिराइव ज़रूर करिएगा मैक्सिमम हाइट को। तो चलिए इसको एक बार फिर से हम बना लेते हैं। प्रोजेक्टाइल यू एंगल पे फेंका थीटा स्पीड के साथ, ये कुछ ऐसे जाएगा पैराबोलिक पाथ में, एंड ये जो अपने पास मैक्सिमम हाइट आएगी, जो मैक्सिमम यहाँ पे हाइट है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपको फिर से यहाँ पॉज करना है एंड खुद से इसे ट्राई देना है। अब मैं यहाँ पे आपको हिंट देने वाला हूँ, या फिर अब मैं ट्राई ही करने वाला हूँ, आप बस थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि हमारे पास अपना रामबाण चलाएंगे। रामबाण क्या है कि मैक्सिमम हाइट पे Vx तो कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसी टर्म लेनी है
जो कि एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन हमेशा जी लग रहा है, वेलोसिटी एंड हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट में खेले तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन अपनी, जो कि अपनी है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay h। ओके, अब अगर मैं वी वाई के यहाँ 0 पुट कर दूंगा तो अपने पास जो हाइट आएगी वो मैक्सिमम हाइट होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तो अपनी वी वाई 0 होती है। तो यहाँ पे आप सिंपली एच मैक्सिमम यहाँ लिख दे रहे हैं एंड वी वाई को 0 पुट करेंगे। यू वाई तो अपना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू माइनस जी एंड एच मैक्स। तो यहाँ से बेसिकली एच मैक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे, ये तो सिंपल सी बात है, 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है, 7वीं 8वीं या 6ठी में जो भी हो। तो यहाँ पे अपना 2g आ गया। तो यहाँ पे हमने सिंपली एच मैक्सिमम को भी कैलकुलेट कर लिया एंड आप देख रहे हो कितना आसानी से मैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में अपना इक्वेशन अलग अलग कर रहा हूँ। यहाँ पे अब तक आपने देखा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, डिसेंट, मैक्सिमम हाइट, सॉरी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, डिसेंट, इन सब में कहीं भी मैंने एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर ही नहीं किया। मैं हमेशा वी वाई की बात कर रहा हूँ एंड एक्स से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से मैंने दोनों मोशन की अलग अलग स्टडी की एंड वाई का अब तक फ़ायदा उठा लिया। अब चलिए एक्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, वरना वो बुरा मान जाएगा कि भाई मेरी भी थोड़ी बात कर लो। तो कोई बात नहीं एक्स बाबू, तुम्हारे लिए भी मैंने रेंज ला दी है। रेंज क्या होती है मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से यहाँ प्रोजेक्टाइल गया। अब इसको सिंपल रखते हैं गाइस, अब यू वगैरह उतना करते नहीं हैं, यहाँ पे यू एंड यहाँ पे थीटा, इसको सिंपल रखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आएगी यही अपनी रेंज हो जाती है। एंड रेंज क्या होगी? रेंज बेसिकली हो जाएगी ये हमारी एक्स डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट। एक्स डायरेक्शन में कौन सी डिस्प्लेसमेंट होती है उसी को हम रेंज बोल देंगे। अब इस बार हमें एस एक्स लगाना है, सो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, सो एस एक्स जो हो जाएगा यू एक्स यू कॉस थीटा। एंड यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे ये पूरी डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं टाइम की वैल्यू पुट करनी लगेगी, थोड़ा आप दिमाग लगाइए, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? अरे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वही तो अपना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो यहाँ पे सिंपली टी पुट करेंगे एंड टी पुट करते ही एस एक्स अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेंज में, क्योंकि रेंज के लिए तो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो रेंज को हम आर पुट करेंगे एंड यू कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि हमारे पास हो जाएगा यू साइन थीटा, सॉरी 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके गाइस, सो अब रेंज का हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूला आ रहा है और ये आपको ध्यान से देखना है। तो एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी। सो यहाँ पे रेंज के अब रेंज के मैं दो फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। पहले तो आप इसको देखिए एंड आप इसको देखिए, ये अपना क्या है? यही तो अपना यू एक्स है एंड ये क्या है अपना? यही तो अपना यू वाई है। सो पहला तो फॉर्मूला आ गया रेंज का कि 2u वाई इंटू यू एक्स अपॉन जी। सो अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कुछ यू एक्स है एंड वर्टिकल में वेलोसिटी यू वाई है, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली आप इस फॉर्मूले को कंसीडर करोगे एंड यहाँ से सिंपली आप वैल्यू पुट करोगे 2u वाई 2u एक्स अपॉन जी एंड आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो कुछ और शानदार है, उसको तो आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2 आप देख सकते हो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा को अलग अलग लिख लो एंड यू का मल्टीप्लाई तो यू स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। सो ये अपने पास क्या हो गया? ये तो अपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, सो एक मिनट, साइन 2 थीटा अपॉन जी एंड यहाँ पे अपनी रेंज का दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। तो आप देख सकते हो कि रेंज के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए एंड हमें इन दोनों फॉर्मूलेज को याद रखना है। हाँ, याद रखना है। आप डेराइव भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आप इन दोनों को याद रखिए एंड नेक्स्ट सेशन में हम इसको और थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे एंड आगे भी इसकी बात करेंगे कि इन फार्मूलाज को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड आगे भी इसको सीखेंगे। तो आज के सेशन के लिए केवल इतना ही रखते हैं, हमने बेसिक्स को क्लियर कर लिया है एंड नेक्स्ट सेशन में इसको आगे बढ़ाएंगे। सो आई होप यू एंजॉय द सेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।